हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो रेलेवेंट रहेगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो आज संडे के दिन भी हम ये एनालिसिस लेके आए हैं क्योंकि संडे का जो न्यूज़पेपर होता है उसमें भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल रहती है जो हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से ज़रूरी है। ओके, तो आशा करते हैं कि आप सभी इसको पढ़ेंगे। तो जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, स्पेशली जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है वो कैसे नॉर्थ ईस्ट के टुवर्ड्स एक एलियन पर्सपेक्टिव रखती है, और जो भी पास्ट फिल्म्स बनाए गए हैं उसमें कैसे आपका एक स्टीरियोटाइप एटीट्यूड देखा गया है बाय द बॉलीवुड इंडस्ट्री, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और इसी के साथ आपका चेंजिंग समय के साथ कैसे जो भी अभी आपका चैलेंजेस फेस कर रहा है, स्पेशली आसाम में अगर देखा जाए तो आसाम का जो फिल्म इंडस्ट्री है वो कैसे आपका चैलेंजेस फेस कर रहा है और उसके क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस है, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो इसमें जो भी आपके बॉलीवुड का हिस्टोरिकल मिस रिप्रेजेंटेशन है नॉर्थ ईस्ट को लेके फिल्म में, उसके बारे में दिखाया गया है। तो एक गुलिस्तान हमारा करके मूवी आया था 1971 में, तो उसमें कैसे जो आपका नॉर्थ ईस्ट का नागा ट्राइब है, नागालैंड का, तो उसको कैसे मिस रिप्रेजेंट किया गया, उसी रिगार्डिंग ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, और इसी के उपरांत कैसे आपके कॉमन बॉलीवुड स्टीरियोटाइप्स है अबाउट द नॉर्थ ईस्ट, इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपके इंडिया को इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है उसको मेन स्ट्रीमिंग कल्चर में एसोसिएट करने में हमारा जो बॉलीवुड है वो कैसे विफल हो रहा है, उसी रिगार्डिंग चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। चलिए देखते हैं आगे, तो इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है। ओके, अभी जो रिसेंट आपका पाताल लोक 2 मूवी आया है, तो उसमें कैसे आपका जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज किया गया है। ओके, और कैसे एक न्यू एंड होपफुल डायरेक्शन में दिखाया गया है नॉर्थ ईस्ट को, वो इसमें मेंशन किया गया है। तो ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन हुआ है, आपका जो इंक्लूजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न आर्टिस्ट हुआ है, जैसे जाहनू बोरवा जी इसमें एक्ट कर रहे हैं एज अंकल कैन। ओके, और फिर आपका मूविंग बियॉन्ड बॉलीवुड, बियॉन्ड स्टेरियो टाइप्स, तो कैसे स्टेरियो टाइप्स के बियॉन्ड जाके ओके एक अच्छा स्टोरी लाइन में पूरा नॉलेज रखते हुए कि नॉर्थ ईस्ट का जो भी अभी बॉलीवुड क्या है, नॉर्थ ईस्ट को जब भी डिपिक्ट करता है इसका इंसर्जेंसी डिस्टर्बेंस यही डिपिक्ट करता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा आपका कल्चरल डाइवर्सिटी है। ओके, आपका अगर फ्लोरा फोना वाइज देखा जाए तो बहुत सारे हम डाइवर्सिटी, इट मीन्स बायोडाइवर्सिटी देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को वो कभी डिपिक्ट नहीं करते हैं। ओके, और जो भी स्टेरियो टाइप है उनके मन में वही हमेशा चलते रहता है। तो इसको कैसे टैकल किया जाए, ओके ठीक किया जाए, और नॉर्थ ईस्ट का जो भी इसका रिच कल्चरल हेरिटेज है, ओके जो भी इसका बायोडाइवर्सिटी है उसको भी रिप्रेजेंट किया जाए। तो कल्चर में आप देखें तो डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स है, उनके डिफरेंट आपके कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, अटायर है, ओके फिर फूड है, म्यूज़िक है, डांस है, तो बहुत कुछ है दिखाने को, लेकिन इनको प्रेजेंट नहीं किया जाता है। और इसी के साथ हमारा जो एजुकेशन है, एजुकेशन में भी आपके जो भी नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के बाकी स्टेटों में जो भी सिलेबस है उसमें नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री का जिक्र बहुत कम होता है, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर का जिक्र बहुत कम है। तो उनको ये चीज़ भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी आपके स्कूल में पढ़ाया जाए, नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, और जो करिकुलम है उसमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में इंक्लूड किया जाए। तभी क्या है, लोगों को नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता चलेगा। और जब भी कोई फिल्म बनता है और वो मिस रिप्रेजेंट करता है तब लोगों को भी पता रहेगा कि हमने स्कूल में पढ़ा था, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो ये चीज़ अभी क्या है, आपकी लैक देखी जा रही है, तो इन चीज़ों को ठीक करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें सारी देखिए बहुत सारी चीज़ें मेंशन की है जिसको पढ़ के आप एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। ओके, और पास्ट में भी एपीएससी में स्पेशली मूवी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो लास्ट ईयर जाहनू बोरवा जी प्लस आपका जाहनू बोरवा जी, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है रीमा दास के बारे में पूछा गया था। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि फिल्म से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि फिल्म क्या करता है, हमारे हिस्ट्री, हमारे कल्चर को दर्शाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो भी डिसरप्टिव पॉलिसीज ली है रिगार्डिंग मिडिल ईस्ट, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। तो पास्ट के न्यूज़पेपर में जो डिस्कशन था उसका ये फर्दर वैल्यू एडिशन है। ओके, तो क्या स्टैंस है यूएस का प्रेसिडेंट का, फिर इजराइल का, फिर आपका पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का, फिर हमास का, फिर पूरा जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे जो डिफरेंट नेशन है, आपका इजिप्ट हो गया, फिर यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इनका क्या स्टैंस है और फ्यूचर में कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला आर्टिकल है ये आपके वैलेंटाइन डे के अवसर पे आया है, लेकिन ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही इंसाइटफुल है। ओके, स्पेशली ये वुमेन के जो आपका लाइफ पार्टनर चॉइस को लेके है, उसका जो राइट्स होता है वुमेन का, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो द डोमिनेंस ऑफ अरेंज मैरिज, तो आज के समय में भी क्या है, जो आपका अरेंज मैरिज है उसका डोमिनेंस देखा जाता है। तो अरेंज मैरिज का डोमिनेंस देखा जाता है तो इसमें क्या है कि वुमेन का जो से है मैरिज में वो बहुत कम रहता है। अभी भी लगभग 94% जो मैरिजेस है वो अरेंज मैरिज है इंडिया में, और इसमें आपका अबाउट 66% मैरिज में वुमेन का जो से होता है, रियल से, वो नहीं रहता है। तो ये कैसे जो वुमेन का एम्पावरमेंट है, ओके, उनके रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, मैरिज को आगे बढ़ाने में, उसमें कैसे वो पीछे रह गई है, या फिर उनको कैसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ओके, फैमिली के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से चलना पड़ रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। तो कैसे हम जो भी सोसाइटियल एक्सपेक्टेशंस है, जेंडर नॉर्म्स है, वो कैसे वुमेन्स के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, वुमेन को कैसे एम्पावर करना है ताकि वो अपना खुद का चॉइस रख सके, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत ही इंसाइटफुल आर्टिकल है, और डेटा और कंसेप्ट फैक्ट के साथ हमने मेंशन कर दिया है, तो आप ये देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो ये सभी चीज़ें देखिए बहुत ही बारीकी से लिखी गई है इसमें, और सभी पॉइंट वाइज ही है, जो एग्जाम में आप क्या है इसको अच्छी तरह से लिख पाएंगे अगर ये सभी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो। ओके, तो अभी अगर हम पास्ट के क्वेश्चंस देखें तो उसमें स्पेशली एपीएससी में देखें तो बिग फैट वेडिंग के बारे में पूछा गया है, राइजिंग डाइवोर्स केसेस इन असम के बारे में पूछा गया है, लिव इन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो ये एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि इन फ्यूचर में यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस देखे जाएंगे। ओके, पास्ट में भी देखे गए हैं और फ्यूचर में भी देखे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग फ्री बी एंड वेलफेयर स्कीम का जो डिबेट है उसके बारे में। ओके, तो कौन से चीज़ों को हमें फ्री बी के हिसाब से देखना है, ओके, वेलफेयर स्कीम्स कैसे मददगार होती है, और फ्री बीज जो है कैसे वो गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डालता है, फिजिकल पॉलिसी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डालता है, हमारा डेट बढ़ाता है। ओके, और कैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है जिसके वजह से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते हैं, और जो लॉन्ग टर्म जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसमें फ्री बी कैसे हिंडरेंस क्रिएट कर रहा है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो इसको फाइन ट्यूनिंग करना है बिटवीन फ्री बी एंड वेलफेयर स्कीम्स। तो ये इन फ्यूचर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी अभी क्या है बहुत ही चर्चे में रहा है पास्ट कुछ ईयर्स से। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी गई है कि फ्री बी क्या है, फिर आपका वेलफेयर पॉलिसीज़ क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ओके, तो आपके जो फ्री टीवी, लैपटॉप, स्मार्टफोन दिए जाते हैं, ओके, फिर फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिए जाते हैं, ये सभी चीज़ें क्या है, फ्री भी है। ये आपका फिजिकल स्ट्रेस लाती है। ओके, और आपका जो एक इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड होता है उसको भी ये डिस्टॉर्ट करता है। और जो वेलफेयर मेजर्स होते हैं वो क्या करता है, ह्यूमन का जो कैपेसिटी है वो एनहांस करता है, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, जैसे मिड डे मील स्कीम हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में जो पीडीएस होता है उसमें जो फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं, ये सब क्या है, कैपेबिलिटी को इन्हांस करता है, सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है। इनको फ्री भी नहीं कहा जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक तो पहले डिफरेंस समझना है, ओके, कि फ्री बीज कौन से है, फिर वेलफेयर मेजर्स कौन से है। ओके, तो इनको कैसे टैकल किया जा सकता है, इसमें आपका जुडिशरी कैसे रोल प्ले कर सकती है, फिर आपका एग्जीक्यूटिव क्या रोल प्ले कर सकता है, फिर आपका इलेक्शन कमीशन क्या रोल प्ले कर सकता है, ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी हो जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो सभी चीज़ें इसमें बहुत ही बारीकी से मेंशन की गई है, आप देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
जो अगला टॉपिक है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बात करता है। तो पास्ट आर्टिकल्स में भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था कि कैसे जो आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, और इसकी वजह से क्या है कि कैसे जो हमारे एंटीबायोटिक ड्रग्स है वो काम नहीं कर रहे हैं और लोगों का जो मोर्टालिटी है वो बढ़ रहा है। ओके, तो इसमें डेटा भी दिया गया है कि 2021 में 1.2 मिलियन, तो लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों का डेथ हो गया है वर्ल्ड वाइड। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से, कि जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं ओके उसका असर नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीज़न भी बहुत है, क्योंकि हम क्या करते हैं, बिना प्रेस्क्रिप्शन ड्रग यूज़ करते हैं, और फिर आपका एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन होता है ओके, फिर एनिमल को जो हम आपके एंटीबायोटिक्स देते हैं उससे क्या है हमारे फूड चेन में वो चीज़ें शामिल हो जाती है, और फाइनली ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। और इसी को क्या है अभी टेकल करना ज़रूरी है। तो इसमें इंडिया ने कौन से पॉलिसीज़ लिए हैं, WHO ने कौन से मेजर्स लिए हैं, UN ने कौन से मेजर्स लिए हैं, तो ये सभी चीज़ें हमें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जाननी ज़रूरी हो जाती है, और इन फ्यूचर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओके, प्री मेंस इंटरव्यू सभी में इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो आपका रिजर्व बैंक और कैसे गवर्नमेंट एक सिंक में काम कर रही है। तो कल हमने देखा कि आपका RBI ने रेट कट किया, और हमने बजट में देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो आपके टैक्स कट किए हैं। तो अभी टैक्स कट से क्या होगा, आपका कंजम्पशन बूस्ट होगा, और RBI का जो रेट कट है उससे क्या होगा, जो लोन है वो चीप होंगी। तो चीप लोन होने से क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, कंजम्पशन है जो वो बढ़ेगा, और जो हम अपना जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन देख रहे हैं उसको फास्टन किया जा सकेगा। ओके, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो जो भी पास्ट में आपने पढ़ी है उसी रिगार्डिंग ये चीज़ें हैं, बस इसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन है। ओके, पास्ट में एक क्वेश्चन भी हमने देखा था कि कैसे मॉनिटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी को एक सिंक में काम करना है, ताकि हम जो भी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको पा सके। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। ओके, तो अगला टॉपिक जो है वो बात कर रहा है जो अभी रिसेंट बजटरी एलोकेशन दिया गया है 500 करोड़ का, जिसमें आपका जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, डिजिटाइज कर सकते हैं, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये आपका GS पेपर 1-2 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, तो ये लगभग 2000, मुझे जितना हाँ यहाँ मेंशन है कि 2003 को ही ये इस्टेब्लिश किया गया था, और ये लगातार काम कर रहा है हमारे जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोटेक्ट करने से ही क्या है हमारा हिस्ट्री प्रोटेक्ट हो पाएगा। हमारे हिस्ट्री के जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो हम उसके जो भी सोर्स है अंडरस्टैंड करने के लिए वो प्रोटेक्ट रह पाएंगे। ओके, तो ये क्या है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए GS पेपर 1 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी जो भी चीज़ें हैं इसमें बहुत अच्छी तरह से समराइज कर दी गई है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। ओके, जो अगला टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड टू राइज। तो अभी क्या है आपका बजट में भी इनिशिएटिव्स लिया गया है, और मॉनेटरी पॉलिसी में भी इनिशिएटिव्स लिया गया है, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जा सके, ताकि देश का जो ग्रोथ है वो इंश्योर किया जा सके। ओके, तो अभी इसमें क्या है, सिर्फ फिस्कल पॉलिसी में जो भी टैक्स कट दिए गए हैं, या फिर जो भी मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी रेट कट किया गया है, क्या इसी से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो राइज होगा या नहीं होगा, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट राइज होने के लिए क्या है, सिर्फ हमारे मॉनेटरी पॉलिसी और जो फिस्कल इंसेंटिव है उससे ये राइज नहीं होगा, इसके लिए जो भी और हमारे हर्डल्स है उनको हमें टेकल करना पड़ेगा। ओके, जैसे ईज़ ऑफ डूइंग को इंश्योर करना पड़ेगा, उसके लिए आपके जो भी लेबर लॉ के रिगार्डिंग रिफॉर्म्स है उनको लाने पड़ेंगे, लैंड एक्विजिशन रिगार्डिंग जो भी चैलेंजेस है उनको टेकल करना पड़ेगा, जो भी पॉलिसी अनसर्टिनिटीज़ है उनको दूर करना पड़ेगा, तभी क्या है हम इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसका बहुत सारा पहलू होता है, सभी पहलू पे काम करना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो इसमें सारी चीज़ें बारीकी से मेंशन कर दी गई है, इंक्लूडिंग आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। जो अगला टॉपिक है वो बात करता है इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प्स ट्रेड वार। जो ट्रम्प साहब का जो भी टैरिफ जो भी हाइक है मेक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर, तो वो कैसे आपका ट्रेड वार सिचुएशन को एग्रावेट कर रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी के साथ इंडिया के ऊपर इसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो पास्ट में जो भी आर्टिकल्स हमने देखे थे उसी का ये एक वैल्यू एडिशन है। ओके, तो ये जो भी आप पढ़ेंगे ना, इसमें क्या है आपके पास्ट के जो भी हमने डिस्कशन किए हैं वो भी इसमें समेट दिया गया है और एडिशन भी इसमें दे दिया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला आर्टिकल जो बात है ये हमने कल डिस्कस किया था रिगार्डिंग आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। तो उसी के रिगार्डिंग ये चर्चा आया है कि कैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, कैसे ये डिस्क्रिमिनेटरी है, फिर ये कैसे अभी इनइफेक्टिव हो रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। जो कल का डिस्कशन था और कल का जो भी पीडीएफ था उसी का ये वैल्यू एडिशन दिया गया है। ओके, तो कैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कैसे हमें और इफेक्टिव बनाना है, कैसे वर्ल्ड में एक रूल बेस्ड ऑर्डर लाना है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। फिर आपका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यूएन का, वो कैसे डिफरेंट है आईसीसी से, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो इसमें सभी चीज़ें दी गई है, कब एस्टैब्लिश हुआ, ओके, कौन से स्टैट्यूट के अंडर एस्टैब्लिश हुआ, ओके, कौन से डिफरेंसेस है आईसीजे और आईसीसी के बीच, ओके, कौन से प्रॉब्लम्स है, कैसे टैकल किया जा सकता है, एवरीथिंग इज गिवन। ओके, सब दिया गया है, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला टॉपिक है वो बात करता है अबाउट पोर्ट ऑफ कंटेंशन। तो ये चाबहार पोर्ट के बारे में जिक्र करता है। तो आपको पता ही होगा कि ट्रम्प साहब जब ट्रम्प एरा फर्स्ट चल रहा था तब ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए थे, लेकिन चाबहार पोर्ट को वेवर दे दिया गया था क्योंकि इंडिया भी चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, अपना जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए और अच्छा ट्रेड रिलेशन रखने के लिए विथ आपका यूरेशियन रीजन, एशिया एज वेल एज यूरोप के साथ। ओके, इसके साथ ही INSTC, ओके, मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसके साथ कैसे कन्वर्ज हो रहा है। और रिसेंट अभी जो भी ट्रम्प साहब ने स्ट्रिक्ट पॉलिसी लिया है ईरान के ऊपर, वो पॉलिसीज कैसे इंडिया के इंटरेस्ट को हैम्पर करेगा, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग डोमेस्टिक इंटरेस्ट ग्लोबल कॉस्ट। तो अभी डोमेस्टिक इंटरेस्ट में इसमें क्या है, जो यूएस द्वारा जो एड दिया जाता है ग्लोबल लेवल में, उस एड को रोक दिया गया है 90 डेज़ के लिए। तो अभी ये जो एड रोक दिया गया है इसमें आपका ग्लोब को क्या कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। जो भी आपके अंडर डेवलपिंग नेशन है उनके जो भी सोशल सेक्टर डेवलपमेंट में ये यूएस एड मदद कर रहा था, वो अभी कैसे हॉल्ट हो जाएगा और कैसा इम्पैक्ट रहेगा, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो सभी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी गई है। तो यूएस एड जो है उसका प्राइमरी फोकस रहता है हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। ओके, तो इसमें अभी क्या है, एक हॉल्ट देखने को मिलेगा और स्पेशली एशियन और अफ्रीकन रीजन के जो अंडर डेवलपिंग नेशन है उसको ये इम्पैक्ट करेगा। और इसमें क्या है, एक चाइना एंगल भी आ जाएगा कि कैसे चाइना इसका अपॉर्चुनिटी ले सकता है। ओके, तो ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई है और इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा ये चीज़ें भी इसमें मेंशन की गई है और इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग आपके इंसेक्ट प्रोटीन के बारे में और इंसेक्ट फार्मिंग के बारे में, कि जो इंसेक्ट है उसमें क्या है आपका बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल वैल्यू देखा जाता है, जिससे हमारा क्या है जो फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जा सकता है। और जो भी हम ट्रेडिशनल आपके प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं एनिमल प्रोटीन, उस एनिमल प्रोटीन में आपका क्या होता है, एनवायरनमेंट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि उससे ग्रीन हाउस इमिशन बढ़ता है। तो कैसे हम इंसेक्ट प्रोटीन को अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ओके, कैसे सस्टेनेबिलिटी पा सकते हैं क्लाइमेट चेंज में, फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू को कैसे अटेन कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी कैसे अटेन कर सकते हैं, और इसका एक आपका इकोनॉमिक एंगल भी है कि कैसे ये आपका क्या करेगा, इंसेक्ट फार्मिंग को प्रमोट कर सकता है, कैसे आपका
लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट कर सकता है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और इसमें कौन कौन से चैलेंजेस है वो भी इसमें दिया गया है। ओके, तो हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोग इंडिया में ही है। और फिर इंसेक्ट या फिर ये सब को लेके क्या है, एक आपका स्केप्टिसिज्म भी देखा जाता है। ओके, जो लोगों का एटीट्यूड है ये है कि जो भी इंसेक्ट है वो क्या है, आपके पेस्ट है, उसको नहीं खा सकते हैं, और जो खाते हैं उनको भी स्टिग्मेटाइज किया जाता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, इसके क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या पोटेंशियलिटीज़ है, क्या चैलेंजेस है, तो ये भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग आपके यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो उत्तराखंड में लाया गया है उसके रिगार्डिंग। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहाँ जिक्र है, आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जहाँ डीपीएसपी मेंशन किया गया है, डीपीएसपी के अंदर आपका ये चीज़ें मेंशन है अंडर आर्टिकल 44। तो अभी यूसीसी को लॉ बना दिया गया था 2024 में उत्तराखंड में, और उसका जो रूल्स है अभी फ्रेम किया गया 2025 में, और अभी इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। तो अभी इसके रिगार्डिंग क्या है, अभी जो भी पर्सनल रिलेशनशिप है उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके जो भी डिफरेंट जजमेंट्स दिए हैं उसको ये यूसीसी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो अभी ये देखना ज़रूरी होगा कि आने वाले समय में ये सभी चीज़ें कैसे आपकी प्रोग्रेस करेंगी, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को, ये स्पेशली आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी को, लाइफ को कैसे वॉयलेट करेगा, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये भी क्या होगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए भी एज वेल एज आपके यूपीएससी के लिए भी। ओके, तो इसका जो भी आपका डिस्कशन है, जो भी नोट्स है, ये इसमें प्रिपेयर कर दिया गया है, बारीकी से सभी चीज़ें मेंशन कर दी गई है। तो आप ये देख के एक अच्छा ओवरव्यू अपना बना सकते हैं, अच्छा इंसाइट पा सकते हैं। ओके, तो आज का जो डिस्कशन है यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक के साथ जो इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए अलविदा।